Good afternoon all. I welcome you to the series of polity. I think that is 12th lecture. 12th लेक्चर में हम करने वाले फंडामेंटल राइट हमने 11th में स्टार्ट किया था, हम फंडामेंटल राइट को ही आगे लेकर के जाएंगे। अभी तक हमने क्या किया था, आर्टिकल किया था हमने फंडामेंटल राइट का 12 एंड 13। तो 12 में हमने क्या सीखा था कि व्हाट इज स्टेट, 13 में हमने क्या सीखा था, व्हाट इज लॉ, है ना। कि अच्छा आप ऐसे बोल रहे हो ना कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को नहीं टेक अवे करेगा किसी सिटीजन के, तो वो लॉ है क्या, किसको मैं ये कहूंगी कि ये लॉ है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की, कि आर्टिकल 14 में क्या आने वाला है। देखो सबसे पहले राइट्स को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले थे राइट टू इक्वालिटी, वो आपके कवर करते हैं आर्टिकल एग्जैक्टली 14 से 18। ठीक है, फिर आपके जो है राइट टू फ्रीडम है, जो आर्टिकल आपका 19 से लेकर के 22 तक रहेगा। तो अभी हम अपने आप को आर्टिकल 14 टू 18 पर कंसंट्रेट करते हैं, देन राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी का पहला आर्टिकल है, दैट इज योर आर्टिकल 14। क्या कहता है आर्टिकल 14, डेफिनेशन है, लिखो डेफिनेशन को। स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन, हाथ तेज चले थोड़ा सा। स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन equality before law and equal protection of law within territory of India. Within the territory of India. ठीक है, अभी कुछ शब्दों पर फोकस करते हैं। शेल नॉट डिनाई, ये क्या कर रहा है, नेगेटिव राइट है। क्या कर रहा है, स्टेट को ना कि आप रोकोगे नहीं, आप मना नहीं करोगे किसी को भी, है ना, क्या करने के लिए। और एनी पर्सन की बात है, एनी पर्सन में कोई भी इंक्लूड हो सकता है ना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, पर्सन की बात की गई है ना, मेल या फीमेल की बात तो नहीं की गई, ट्रांसजेंडर की भी बात, इसको लेकर के केस था जो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरी चीज क्या और नहीं डिनाई करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बात कर रहा है कि ये आर्टिकल दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट में, कौन से में, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो बातें है ना, क्योंकि सेम होती तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना, थोड़ा डिफरेंस मिलेगा दोनों बातों में। तो ये कह रहा है कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, किसी को मना नहीं कर सकती, किस चीज के लिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इक्वालिटी किसको बोलेंगे, मैं क्या कहूं कि ये इक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है। दो एग्जांपल से समझते हैं हम। एक लड़का है जो अपने गांव जाता है, ठीक है, उसके साथ उसका एक दोस्त भी है। वो चाय पीने के लिए किसी ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे कहीं जाता है, और जो गांव वाला है वो ढाबे और रेस्टोरेंट वाला वो उस लड़के को जानता है। तो वो पूछता है जो उसके साथ उसका दोस्त आया है कि इसकी कास्ट क्या है, तो उसकी कास्ट बता देता है। देन उनको चाय सर्व की जाती है, तो उस लड़के को चाय सर्व की जाती है एक फैंसी से अच्छे से मग में, और जो वो लड़का है उसके साथ उसका दोस्त है जिसने अपनी कास्ट बताई थी, ही और शी वाज बाय कास्ट शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो उसको मिट्टी के मग में सर्व किया जाता है। क्या ये इक्वालिटी है, नहीं है ना, है ना। क्या ये चीजें प्रिवेलेंट होनी चाहिए सोसाइटी में, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हीं को लेकर के प्रोविजन बनाया है। ठीक है, दीज आर डेरोगेटरी टू द सोसाइटी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो कास्ट के आधार पर इनइक्वालिटी कर दी किसी ने। दूसरा, किसी न्यूज चैनल में एक नोटिस आता है कि
दीज पर्सन्स आज के बाद ये न्यूज ब्रॉडकास्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या एंकरिंग नहीं करेंगे। उनमें सभी फीमेल के नाम थे कि जो भी 45 से अबव है ये न्यूज में एंकरिंग नहीं करेंगे, बट 45 एज के अबव मेल कर सकते हैं। क्या ये इक्वालिटी है? नहीं है। ये किसके बेसिस पे इनइक्वालिटी है? जेंडर के बेसिस पे, है ना। तो मल्टीपल तरह से इनइक्वालिटी परफॉर्म की जा सकती है सेक्सुअल। बहुत सारी तो आपने नोटिस भी की होगी कि जस्ट बिकॉज कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, यू आर अ फीमेल, या कुछ चीजें आपको नहीं करनी है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कास्ट से, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो। तो दीज आर इनइक्वालिटी। तो आर्टिकल 14 वही कहता गवर्नमेंट को कि आप कोई भी ऐसी चीज होने से रोकोगे, आप डिनाई नहीं करोगे किसको, किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को क्या नहीं डिनाई करोगे? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो दो कंसेप्ट है। सबसे पहला कंसेप्ट इस राइट का क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, यही से स्टार्ट करते हैं हम। ये नोट कर ली डेफिनेशन आपने। चलिए ठीक है, अब ये दो बातें हैं इस आर्टिकल में। सबसे पहले तो बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। क्या है? ब्रिटिश। और ये कैसा कंसेप्ट है? अमेरिकन कंसेप्ट है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंशिएशन तो दोनों के बीच में ये फर्क ये है। दूसरा ये कह रहा है कि ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। ठीक है, और इसकी कॉनोटेशन कैसी है? पॉजिटिव नेचर है इसका, पॉजिटिव कॉनोटेशन है इसकी। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि एवरी पर्सन विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द आई ऑफ लॉ। ठीक है, एवरी पर्सन विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, कि कानून की नजरों में सब समान है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? सब समान है का मतलब क्या है कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रिविलेज नहीं मिलेगी। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। इसीलिए नेगेटिव है कि कोई प्रिविलेज नहीं है आपको, सब बराबर। ठीक है, दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि सेम लॉ विल बी अप्लाइड इक्वली टू ऑल द पर्सन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब निकला कि सेम लॉ विल बी अप्लाइड इक्वली टू ऑल द पीपल इन दिस कंट्री। ठीक है, सबके ऊपर समान तरह से लागू होगा कोई भी लॉ अगर है तो। ठीक है, देन दूसरा क्या है कि ये क्या एक्सपेक्ट करता है? स्टेट से पॉजिटिव एक्शन एक्सपेक्ट करता है कि आप ऐसा करोगे, और ये क्या एक्सपेक्ट करता है? आप ऐसा नहीं करोगे, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दोगे। इसीलिए वो नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक केस आया, केस का नाम लिख लो, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमान उपाध्याय केस। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमान, DEOMAN, देवमान उपाध्याय 1960 में, 1960 में। उसमें जो जस्टिस थे, जस्टिस सुब्बा राव, उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 14 है ना,
ये दोनों चीजें कंटेन करता है। क्या दोनों चीजें? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो स्टेट को क्या करेंगी? एम्पावर करेंगे कि आप ऐसा कीजिए, आप जो ये लॉ बना है ये सब पे इक्वली अप्लाई कीजिए, है ना। कुछ ऐसी चीज होंगी जो स्टेट को रोकेंगी कि आपको ऐसा नहीं करना, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिविलेज नहीं देनी है ना। सबको क्या ट्रीट करना है? इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली इस एक्ट में दोनों चीजें हैं, इस लॉ में इस आर्टिकल में दोनों चीजें हैं। क्या? पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, ठीक है। और वहां से आया डॉक्ट्राइन ऑफ एंटी आर्बिट्रेरीनेस। डॉक्ट्राइन ऑफ एंटी आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है? वर्ड से आपको पता चल जाएगा बेसिकली हम किस सेंस में बात कर रहे हैं। आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है? रैंडमली, है ना, ऑन समवन्स whims and fancies, कि मेरी इच्छा की तो मैंने कर दिया। यही आर्बिट्रेरीनेस होता है कि उसके पीछे कोई रीजन, कोई लॉजिक, कोई सब्सटेंस नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने चाहा आपने कर दिया। दिस इज व्हाट आर्बिट्रेरीनेस इज। तो वो कहते हैं कि कोई भी चीज आर्बिट्रेरीनेस पे बेस नहीं होनी चाहिए कि स्टेट कोई भी लॉ पास करे और ये कह दे कि जस्ट बिकॉज हमारा मन था, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ऐसा निकाल दे और कह दे कि हमारा मन था, स्टेट क्योंकि ऐसा चाहती है। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी आप लॉ बना रहे हो तो आपको उसको देखना है कि ये रीजनेबल है, ये जस्टिफाइड है या नहीं है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया? डॉक्ट्राइन ऑफ एंटी आर्बिट्रेरीनेस। तो इसलिए क्या किया? आर्टिकल 14 के स्कोप को ना बहुत वाइड कर दिया। अभी तक तो क्या बात कर रहे थे कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं लेकर के आएंगे, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं आना चाहिए। तो अब इन्होंने कहा कि कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन भी नहीं होना चाहिए जो आर्बिट्रेरी हो, जो रेंडमनेस पे बेस्ड हो, ठीक है, और जो सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट ना करे। तो आपको कोई भी जब लेजिस्लेशन, कोई भी एक्ट, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आप लेकर के आते हो तो वो क्या होना चाहिए? कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन वो कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात कहने की ये बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये गारंटी देता है सिटीजन को कि स्टेट जो वो आर्बिट्रेरीली एक्ट नहीं करेगी, है ना, ऐसे रेंडमली कुछ नहीं बनाएगी, इररेशनल नहीं बनाएगी, डिस्प्रपोर्शनेट नहीं बनाएगी, है ना। तो बेसिकली इसी को कहा गया डॉक्ट्राइन ऑफ एंटी आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। तो ये कहता है कि बेसिकली आर्बिट्रेरीनेस क्या है? मैं इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दो अनइक्वल लोगों पे अप्लाई कर सकती हूं। दो अनइक्वल लोग हैं, उनका स्टेटस इक्वल नहीं है, उनका बेसिकली सोशल बैकग्राउंड इक्वल नहीं है, उनकी सोशल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन एक समान नहीं है। क्या उन पे समान रूल लगाया जाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए ना। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इसीलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने की बात की गई। आप रीजनेबल इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन करो, ऐसा नहीं कि रेंडमली कुछ भी अप्लाई कर दोगे, दो अनइक्वल लोग हैं उनके ऊपर इक्वल लॉ अप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं होता, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो सेक्शन, अभी सिंपल सी बात है ना, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी यहां है, दूसरा यहां है, और मैं कह दूं कि दोनों को यहां पहुंचना है, तो दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड पुट मोर एफर्ट। अब भाई इक्वल कैसे रह गए? इक्वल तो यहां थे, है ना, तब बात इक्वालिटी की करूंगी ना, पहले इनको यहां लेकर के आओ फिर बात इक्वालिटी की करते, जिसके लिए रिजर्वेशन आया, है ना। सो बेसिकली दिस वाज द कंसेप्ट। तो इसलिए ये यही है बस डॉक्ट्राइन ऑफ एंटी आर्बिट्रेरीनेस की डज नॉट अप्लाई वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, वहां नहीं आएगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप रीजनेबली क्लासिफाई करो कैटेगरी ऑफ सिटीजन को, कि इनके ऊपर ये लॉ लगेगा, इनके ऊपर ये नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल वुमेन काफी जगह पे एग्जेम्प्टेड होती हैं, उनको फीस पे नहीं करनी होती। फॉर एग्जाम्पल आपके यूपीएससी के एग्जाम में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको फीस नहीं पे करनी, तो क्या वो क्या कहेंगे कि राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो गया, है ना। ये क्या है? ये औरतों को फीस नहीं पे करनी, हमें फीस पे करनी है, तो हमारा राइट टू इक्वालिटी चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि जा सकते हैं ना, आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। तो क्या जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि कोर्ट कहता है कि रीजनेबली क्लासिफाई करना तो कर ही सकते हैं ना। हम तो वो सोच समझ के पूरे प्लान के साथ एग्जेम्प्ट कर रहे हैं वुमेन को फीस पे करने से, है ना, कि दिस सेक्शन शुड बी एनकरेज्ड,
इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो समान नहीं थी सर्विसेज में, तो इनको एनकरेज किया जाएगा पार्टिसिपेशन करने के लिए। बस एनकरेज करने का एक तरीका है कि आपकी तो फीस भी नहीं लगेगी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिटेड है। ये आर्टिकल 14 किस किस को अवेलेबल, पहले कर चुके हैं, ये बात कर चुके हैं कि कौन से ऐसे राइट है जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, कौन से ऐसे राइट है जो सिटीजन प्लस फॉरेनर दोनों को है। सिटीजन को है ऑब्वियसली, फॉरेनर्स को है राइट टू इक्वालिटी। हाँ, 15, 16 और वो आपका 19, 29 और यही तो आर्टिकल्स थे ना जो सिर्फ आपके किसको अवेलेबल थे, फॉर सिटीजन्स को, बाकी तो दोनों को अवेलेबल थे ना। सो आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स, इवन टू द लीगल एंटाइटीज। लीगल एंटाइटीज क्या होती है, कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, उनको भी ये राइट है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई किस किस को ये राइट अवेलेबल है। अच्छा, अब यहीं से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहे थे ना, और हमने डॉक्ट्राइन ऑफ एंटी आर्बिट्रेरीनेस किया। अब एक चीज और आती है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किसने दिया, एवी डाइसी। एवी डाइसी ने इसके बारे में बात की, और इसका क्या मतलब है बेसिकली, ये फ्रेज यूज होता है, लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग। ठीक है, जो है लॉ है। इसका ऑपोजिट भी कुछ होता है, इसका ऑपोजिट होता है रेक्स लेक्स। पहले जमाने में होता था ना ये कि जो राजा ने बोल दिया वही कानून है, उसको कहते थे रेक्स लेक्स। तो अब क्या हुआ, नई डेमोक्रेसी आई, लोगों को फंडामेंटल राइट मिले, तो उन्होंने क्या किया, नहीं भाई नहीं, ये रेक्स लेक्स का कंसेप्ट छोड़ो, अभी क्या है, लेक्स रेक्स। अब तो लॉ ही राजा है, लॉ की ही बात सुनी जाएगी, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, लेक्स रेक्स। ठीक है, ये फ्रेज है बेसिकली ना। इसके लिए रूल ऑफ लॉ को 3 हेडिंग में हम स्टडी करते हैं। द फर्स्ट इज स्टेट डोंट हैव एनी आर्बिट्रेरी पावर। नहीं है ना स्टेट, डॉक्ट्राइन ऑफ एंटी आर्बिट्रेरीनेस है ना। दूसरा ये क्या बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। कि हर सिटीजन इन द आई ऑफ लॉ बराबर है। ठीक है, थर्ड क्या बात करता है, ये कहता है राइट ऑफ इंडिविजुअल आर फार मोर इंपॉर्टेंट देन कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल के राइट से ही कॉन्स्टिट्यूशन आया है, इंडिविजुअल के राइट से ही क्या आया है, कॉन्स्टिट्यूशन आया है। अब मैं इनमें से मुझे ये बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है ना। ये तो प्रेजेंट है कि स्टेट के पास कोई आर्बिट्रेरी पावर नहीं है, कोई भी लॉ बिना किसी रीजनेबल उसके इंटेलिजिबल क्राइटेरिया के नहीं आएगा, है ना। देन आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ है इंडिया में। क्या राइट ऑफ इंडिविजुअल ग्रेटर देन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में? नहीं, हमारे यहां उल्टा है कि कॉन्स्टिट्यूशन आया उससे आपको इंडिविजुअल राइट मिले हैं, ये अमेरिकन कंसेप्ट है। वहां इंडिविजुअल राइट थे इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन आया, है ना। हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, उसी से क्या आए हैं, हमारे इंडिविजुअल राइट आए। ठीक है, तो ये आ गया आपको समझ में। आर्बिट्रेरीनेस का एक और मतलब है ना कि कोई भी इंसान पनिश नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अगर उसने किसी लॉ को ब्रीच ना किया। आर्बिट्रेरीनेस का एग्जीक्यूटिव एक्शन इंक्लूड करने का तो यही मतलब था ना कि आप क्या नहीं करोगे, किसी भी इंसान को उस चीज के लिए मनचाही चीज के लिए पनिश नहीं कर सकते, सिर्फ तभी पनिश कर सकते हैं जब उसने किसी लॉ को ब्रेक किया हो, ब्रीच किया। ठीक है, यही है बस आर्बिट्रेरीनेस। ये बात आ गई सब समझ में सबको। ठीक है, तो दिस वाज रूल ऑफ लॉ। अब कुछ केसेस हैं जहां से ये इवॉल्व हुआ राइट, ये इक्वालिटी वाला कंसेप्ट
धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहला केस जो इसमें आता है आपका बेसिकली नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, NLSA, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट केसेस ही कर रहे हैं हम। यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014। ठीक है, ये बेसिकली क्या था, दिस जजमेंट वाज रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर्स। कि देखो ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर ना रिकॉग्नाइज करना, जेंडर पहले हर फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में आपने देखा होगा ना कि क्या थे, जेंडर पूछते थे और पूछते थे मेल या फीमेल। अब जो थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, जिन्होंने अपने आप को इन दोनों में से बाय बर्थ किसी भी जेंडर में असाइन नहीं कर रखा, अब क्या वो किसी चीज के लिए या हमारे यहाँ सोसाइटी में इक्वली ट्रीट नहीं होंगे? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि ट्रांसजेंडर्स आपके बेसिकली इक्वल उसमें आते हैं, स्फीयर में आते हैं, जो आपके सिटीजन मेल और फीमेल है। जो आर्टिकल 14 है वो पर्सन की बात कर रहा है ना कि मेल या फीमेल की। तो बेसिकली ट्रांसजेंडर्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू ऑल दीज राइट्स। उनको थर्ड जेंडर ना रिकॉग्नाइज करना वायलेटिव है आर्टिकल 14 के, आर्टिकल 19 के और आर्टिकल 21 को। इनको आप थर्ड जेंडर ना रिकॉग्नाइज करके मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर ऐसे ना करके आप क्या कर रहे हो, आर्टिकल 14 छीन रहे हो उनसे, आर्टिकल 19 छीन रहे हो एंड आर्टिकल 21 छीन रहे हो। तभी से क्या होने लगा, सारे फॉर्म्स में देखोगे आप, है ना, जेंडर मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स। उन्होंने कहा ये भी तो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आप इनको इतना अनइक्वल कैसे ट्रीट कर सकते हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि इसको थर्ड जेंडर को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आप नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे, दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 तो समझ गए, राइट टू इक्वलिटी, 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 राइट टू राइट टू लाइफ भी कह सकते हैं ना, फिर तो उनको जीने का अधिकार नहीं हुआ है ना। तो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 का वायलेशन है। ठीक है, अब अगला केस आता है राजबाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये शायद 2016 में आया था, हाँ 2016 में, हाँ राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस, स्टेट ऑफ हरियाणा। ये बेसिकली 2015 में जब गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कहा कि पंचायती जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है इनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी किया जाएगा। ठीक है, कि 10th पास होने चाहिए आप इलेक्शन लड़ने के लिए, है ना। तो इन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ था गवर्नमेंट ने, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। किस चीज के लिए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए। नॉर्मली सबके लिए कितनी थी, 10th पास होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 10th पास होने चाहिए। पर अगर आप फीमेल हैं, SC हैं, तो 8th पास होने चाहिए। पर अगर आप SC हैं प्लस फीमेल हैं तो 5th होना चाहिए, 5th पास होना चाहिए। कुछ चीजें फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है आपके पास आप ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस करते हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन भी रख दीजिए, आपके घर में टॉयलेट होना चाहिए ये लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ने के लिए, है ना। तो कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कुछ अदर क्वालिफिकेशन उन्होंने ऐड की थी। तो इसके लिए बेसिकली क्या किया गया, लोग कोर्ट पहुंच गए कि दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा, हमारे यहाँ पे क्यों कर रहे हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना। तो बेसिकली कोर्ट ने कहा कि ये रेंडमनेस से नहीं बनाया गया है क्राइटेरिया, ये इंटेलिजिबल क्राइटेरिया है, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है।
ऐसे नहीं कि रेंडमली उठा करके आपको आपका जो है राइट टू इक्वेलिटी वायलेट कर दिया गया है। दिस इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन कि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाह रहे हो, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपको एक बेटर पर्सन ही बनाएगी ना, आप चीजों को बेटर तरीके से देख पाओगे। तो ये तो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, एक इंटेलिजिबल डिफरेंस किया जा रहा है, ना कि आर्बिट्रेरीनेस है। इसी बेसिस पे गया था ये केस कोर्ट में कि आर्बिट्रेरीनेस है, कोई भी उठा करके ऑर्डर पास कर रही है गवर्नमेंट कि ये लोग जिसका जो है बेसिकली 10th का बैकग्राउंड नहीं, जिसने 10th नहीं की है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, दिस इज आर्बिट्रेरी। तो कोर्ट ने कहा आर्बिट्रेरी नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगना तो हर जगह प्रैक्टिस में है ना, तो दिस मेक्स एन इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन, ना कि आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, तो ये वाला जो है केस है। अगला केस आया बहुत फेमस केस, सायरा बानो केस। नोटेड। शायरा बानो केस, ये शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। इसमें क्या किया गया था, ट्रिपल तलाक को बैन किया गया था। ट्रिपल तलाक क्या था, देखो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम प्रैक्टिसेस ना कई तरीके से तलाक दिया जा सकता है। 3 तरीके के तलाक हस्बैंड दे सकता है, 3 तरीके के तलाक वाइफ दे सकती है, एक तलाक म्यूचुअल कंसेंट से भी हो सकता है, एक स्पेशल जो उनका मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1937 का उससे भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग किस्म के तलाक है उसमें। उनमें से एक तलाक था तलाक बिद्दत। तलाक सुन्नत पर कई नाम होते हैं, वो उसमें आपको नहीं जाना है। बस ये याद रखना कि एक ही तरह का तलाक नहीं होता मुस्लिम कम्युनिटी में, मल्टीपल तरह के 8-9 तरह के तलाक होते हैं। कई तलाक ऐसे हैं जिसमें वाइफ दे सकती है, वो इंटाइटल है तलाक देने के। ऐसा भी हो सकता है म्यूचुअल कंसेंट से कर लिया उन्होंने। देन हस्बैंड 3 तरीके से दे सकता है। ठीक है, तो उसी की एक फॉर्म है ट्रिपल तलाक, जिसको तलाक ए बिद्दत की, एक ही सांस में बंदा 3 बार बोल देगा और आपका तलाक हो गया, है ना। कितना आर्बिट्रेरी है कि एक औरत के पास अभी तो आज कुछ है, पता चला शाम को उसका तलाक हो गया और उसके पास कुछ भी नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि एक देश में एक कम्युनिटी की वुमेन को तो इतने राइट्स है, फॉर एग्जाम्पल बाकी सब औरतें, एक मुस्लिम कम्युनिटी है, इतना आर्बिट्रेरीनेस है कि उस औरत के पास आज राइट है, उसको तो कोई राइट ही नहीं अपने आप को फिर डिफेंड करने का। उसने क्या किया, सिंपल 3 बार तलाक बोला और उसका तलाक हो गया। तो ये तो एक ही देश में औरतों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की बात हो गई, ये तो इक्वालिटी रही ही नहीं, है ना। तो ये केस गया और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया कि दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 14, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 14 कि विमेन इक्वली ट्रीट नहीं हो रही है इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका शायरा बानो केस कहा गया। ठीक है, तो इसने कहा कि जो आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ है 1937 वाला, दिस कम्स अंडर द एम्बाइट ऑफ आर्टिकल 13, लॉ की उसमें आता है, वो एम्बाइट में आता है। तो हम उसमें अगर कोई ऐसी चीज लिखी हुई है तो हम उसको भी बैन कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज के लिए अलाउ करता है ना, आर्टिकल 13 डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, है ना, कि कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट अगर एक फंडामेंटल राइट को वायलेट करता तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था एंड दैट बिकेम नल एंड वॉइड। ठीक है, फिर बस इतना याद रखना, इंदिरा साहनी केस में इन्होंने कहा कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप इसको टेक अवे नहीं कर सकते। डन। अब ये कहता है, एक केस वैसे नोट कर लो, उसमें कुछ बात हुई थी तो यू मस्ट बी नोइंग दैट, श्रीनिवास थिएटर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। श्रीनिवास थिएटर, श्रीनिवास थिएटर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। There shall be no privilege, there shall be no privileged person or class there shall be no privileged person or class or name shall be
above the state law, shall be above the state law, कि कोई भी नाम, कोई भी क्लास या कोई भी बेसिकली सिटीजन कानून से बड़ा नहीं हो सकता, लॉ से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ये टी एन श्रीनिवास वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि राइट टू इक्वलिटी पता चल गया कि सब इक्वल है, कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान नहीं है जो लॉ से अबाव हो, सब कानून की आंखों में बराबर है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अरेस्ट किया जा सकता है? नहीं, ड्यूरिंग द टर्म नहीं किया जा सकता क्रिमिनल केसेस के लिए। आप मर्डर कर दो, आपको अरेस्ट तुरंत कर लिया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं किया जा सकता। तो फिर ये अनइक्वालिटी कैसे? देयर आर सम एक्सेप्शन, लिखो एक्सेप्शंस। नंबर 1, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। ये अपनी ऑफिशियल ड्यूटी जब भी डिस्चार्ज करते हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ये किसी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होते। देन इनके लिए कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग देयर टर्म नहीं चलाई जा सकती, बाद में चलाई जा सकती है, पर जब तक ये गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जा सकता, दोनों में से किसी का भी। और बिना 2 मंथ का नोटिस दिए सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं की जा सकती, सिविल केस भी दायर नहीं किया जा सकता, 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। हमें नहीं देंगे, हमारे ऊपर तो चल जाएगी, है ना? ये एक्सेप्शन है दोनों, है ना? सिविल क्रिमिनल का फर्क पता है ना आपको? क्रिमिनल तो देखो वो चीजें होती है, वो एक्ट होते हैं जो बेसिकली आपके आईपीसी में डिफाइंड है कि ये करोगे तो क्राइम की कैटेगरी में आएगा, और क्राइम के लिए हमेशा पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग्स होती है थोड़ा मोटा पैसे का लेन देन, छोटी मोटी चीजें, उनके लिए क्या होता है? कंपनसेशन होता है। ठीक है, और क्रिमिनल केसेस आर अगेंस्ट द स्टेट, ऑलवेज देश के अगेंस्ट होते हैं, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होते। फर्क समझ में आया? क्रिमिनल जैसे मर्डर करना इज क्राइम, पर किसी का प्लॉट कब्जाना इज नॉट क्राइम, पर किसी का प्लॉट कब्जाते वक्त उसको थप्पड़ मारना वो फिर क्राइम है ना। अगर सिविल केस में थोड़ा एलिमेंट भी आपका क्रिमिनल का आ गया तो वो क्रिमिनल केस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ना तो इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, ना ये किसी कोर्ट को आंसरेबल है, ये लिख लेना साथ साथ। दूसरा क्या है कि इनका अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता। दूसरा, कोई भी सिविल लॉ या सिविल प्रोसीडिंग चलते वक्त 2 मंथ का नोटिस इनको देना पड़ेगा। फाइन, अगला एक्सेप्शन लिखो कि राइट टू इक्वालिटी किस पे अप्लाई नहीं होता? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एजेंसीज, यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेफ है ना, WHO है, उनकी एजेंसीज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहां काम कर रहा है यूनाइटेड नेशन का, तो उसके ऊपर ये नहीं, उसको इक्वली नहीं ट्रीट किया जा सकता बाकी सबके। देन थर्ड वन इज फॉरेन फॉरेन सॉवरेन्स, मतलब किसी देश के प्रेसिडेंट आ गए, किसी देश के हेड आ गए, सॉवरेन फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स, एंड डिप्लोमैट्स। प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस, दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स, और उसमें जब एमपी एमएलए कुछ बोले तो आप उसको क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर नहीं चला सकते। प्रिविलेज, बेसिकली जो हाउसेस प्रिविलेज होती है ना, कोई भी एमपी कोई भी वोट देता है तो बेसिकली उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती पार्लियामेंट में, है ना। किसको वोट कर रहा है, मोशन के अगेंस्ट वोट कर रहा है या मोशन के फेवर में वोट कर रहा है, उसको लेकर के उस पर सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलती हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 31
सी। आर्टिकल 31C क्या कहता है? लॉज मेड फॉर सर्टन डीपीएसपीज आर नॉट कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, अगर कोई भी लॉ 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया जाएगा तो मैं ये नहीं कह सकती कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है या 14 के अगेंस्ट है, इक्वालिटी के अगेंस्ट है। आर्टिकल 31C बोलता है ऐसा कि इन दो आर्टिकल्स के तहत अगर कोई भी चीज लाई जाए, ये दो आर्टिकल डीपीएसपी के हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हैं। ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए है असल में ये। ठीक है, तो कोई भी अगर लॉ इनको लेकर के बनाया जाएगा तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में इसके बेसिस पे। आर्टिकल 39B बेसिकली क्या कहता है? ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, स्मॉल बी सबसेक्शन है बेसिकली। स्मॉल बी, इसका भी फर्क है भाई। ठीक है, तो 39B बेसिकली क्या बोल रहा है आपका? ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस are distributed to serve the common good, are distributed to serve serve the common good। ठीक है, कि जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, इनको कॉमन गुड के लिए बराबर बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, देन 39C कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट बी देयर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट बी देयर। समझ में आ गया? अगर कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाए जो इनको पावर दे रहा है, आर्टिकल 39B कह रहा है जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्ट होना चाहिए। जस्ट का मतलब क्या है? जिनको थोड़ा मिला हुआ है उनको थोड़ा सा ज्यादा मिला जाए, जिनके पास बहुत ज्यादा है उनसे थोड़ा सा ले लिया जाए, है ना? तो ये कह रहा है 39B ऐसा कहता है, 39C कहता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। ठीक है, पैसा एक इंडिविजुअल के पास या लिमिटेड इंडिविजुअल्स के पास जमा नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स इसी की तो फॉर्म है कि आपके पास जितना ज्यादा पैसा होता जाएगा आपको उतनी टैक्स देना पड़ेगा। ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकता है। ठीक है, तो कोई भी प्रोविजन अगर ऐसा लाया जाए, अब वो इंसान जाकर के फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रेसिव टैक्स लगा दे, वो इंसान जाकर के ये नहीं कह सकता कि जी इसके ऊपर तो आप इतना टैक्स लगा रहे हो, मेरे ऊपर इतना, ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है। वो कह रहा है कि नहीं भाई, आर्टिकल 39C भी तो है, वो कहता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, तो मैंने तो ये टैक्स तेरे ऊपर ज्यादा इसलिए लगाया है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, आर्टिकल 39C की बात माननी है। तो ये कह रहा है कि दोनों आर्टिकल को इफेक्ट देने के लिए अगर मैं कोई लॉ लेकर के आऊं तो उसको कोई ऐसे चैलेंज नहीं कर सकता कि इक्वालिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, when article 39C and 39B comes in, article 14 goes out। अब इक्वालिटी की बात मत करना, क्यों? क्योंकि हम तो इन प्रोविजंस को लेकर के लॉ बना रहे। तो आर्टिकल 39C इज द एक्सेप्शन। 39C क्या कहता है? इनसे रिलेटेड लॉ अगर बनाए जाएंगे तो उसको आर्टिकल 14 के तहत जो है चैलेंज नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आज के लिए आर्टिकल 14 था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्लो चलूंगी क्योंकि कई चीजें आ जाती है ना, फिर आपको समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो धीरे धीरे चलेंगे एंड वी विल कवर ऑल द आर्टिकल्स। कल आर्टिकल 15 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।